नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो एक टॉपिक बचा हुआ है, आपका टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी आपके एग्जाम में है। ये टॉपिक है आपदाएं और उनका प्रबंधन। क्या है आपदाएं और उनका प्रबंधन? ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, सबसे पहले आपदाएं किसे कहते हैं। तो देखिए, अचानक होने वाली विनाशकारी घटना। क्या है? अचानक होने वाली विनाशकारी घटना जो व्यापक स्तर पर जान और माल की क्या होती है, हानि होती है, क्षति होती है, इसी को क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। क्या है? अचानक होने वाली ऐसी घटना, ऐसी विनाशकारी घटना जो व्यापक स्तर पर जान माल की हानि होती है, क्षति होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? ये हमारा आपदा कहलाता है। अब देखिए, आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। क्या क्या है? प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति के द्वारा आपदाएं आती हैं, मानव के द्वारा यानी जो मानव के द्वारा इस तरह से कार्य किए जाते हैं जिससे आपदा आती है। तो ये दोनों चीजें हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके नेट के फर्स्ट में पूछे जाते हैं, प्लस आपके जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होते हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये पूरा चैप्टर मैंने एक साथ ले आई हूँ एक ही वीडियो में, जिससे जो क्वेश्चन आपके जहाँ से पूछे जाते हैं वही टॉपिक आपको यहाँ पर मैं डिटेल बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर है प्राकृतिक आपदा यानी भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, शीतलहर, सुनामी, समुद्री तूफान जिसमें चक्रवात, टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून, आकाशीय बिजली का गिरना, बादलों का फटना, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब प्राकृतिक आपदा है जो प्रकृति के द्वारा समय समय पर जो विदोहन होने पर यानी पृथ्वी का या हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका विदोहन करने पर इस तरह से घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा मानवजनित क्या है? बमों का विस्फोट करना, मृदा अपरदन करना, जनसंख्या विस्फोट, आग लगना, महामारी, कारखानों से जहरीली गैसों का रिसाव होना। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये मानव के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उनकी वजह से ये आपदा उत्पन्न होती है। तो ये मैंने आपको बताया प्राकृतिक में क्या क्या आता है और मानवजनित में क्या क्या आता है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे भूकंप। देखिए, भूकंप जो हमारी पृथ्वी की जो प्लेटें पाई जाती हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराने की वजह से क्या होती हैं? वहां पर मूव करने लगती हैं, गति करने लगती हैं, जिसकी वजह से भूकंप उत्पन्न होता है। तो भूकंप क्या है? तो मैंने आपको बताया। और दो चीजें याद रखना यहाँ पर, जो याद करने की चीजें हैं, एक सिस्मोग्राफ और एक रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल से मापते हैं कितना जो है गति है, और सिस्मोग्राफ ये मापने का एक तरीका होता है। दोनों चीजें याद करना कि भूकंप की जो तीव्रता होती है उसका मापन सिस्मोग्राफ के द्वारा रिक्टर स्केल के आधार पर। क्या है? यहाँ पर दोनों चीजों को मैं आपको बता दे रही हूँ कि भूकंप की जो तीव्रता का मापन होता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। क्या है? सिस्मोग्राफ के द्वारा रिक्टर स्केल पर। किस पे? रिक्टर स्केल पर। किस पे? रिक्टर स्केल पर जो है के आधार पर मापन किया जाता है। अब देखिए, जो सिस्मोग्राफ में जो रिक्टर स्केल बनाया गया है और ये जो है वहां पर 0 से 9 गिनती होती है। कितनी होती है? 0 से 9 गिनती होती है। वहां पर 9 डिजिट होता है वहां पर। और इसमें यदि 1 2 3 4 1 2 से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब ये 5 तक पहुंचता है रिक्टर स्केल में, इसका जब 5 होता है तब ये जान माल का खतरा होना शुरू हो जाता है। और जब ये 8 रिक्टर स्केल पर पहुंचता है, इसका 8 पॉइंट पर पहुंचता है, तो ये विनाशकारी दुर्घटना होने लगती है, विनाशकारी घटना होने लगती है। तो दोनों चीजें आप याद रखना। इससे जो है बहुत ही ज्यादा विनाश होता है जब 8 पॉइंट पे चलता है। तो जो सबसे जो पॉइंट होता है 5वें पे विनाश शुरू हो जाता है, 8वें पे बहुत ही ज्यादा होता है। तो दोनों बातें आप याद रखना। सिस्मोग्राफ के द्वारा रिक्टर स्केल पर मापन करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है? ये हमारी जो पृथ्वी के अंदर की जो सतह होती है बहुत ही ज्यादा गर्म होती है और इसका बहुत ज्यादा विदोहन करने पर क्या होता है? ये जो आंतरिक भाग होता है
ये गर्म होने पर ये मतलब पृथ्वी के बाहर निकलने लगता है, और जो पृथ्वी के बाहर निकलता है वो एक लावा के रूप में फूटने लगता है, जिससे आसपास की इन्वायरमेंट को दूषित कर देता है। यह इसी की वजह से झील भी बन जाते हैं, पहाड़ भी बन जाते हैं, पर्वत भी इसकी वजह से बन जाते हैं। तो ये जो होता है, और इसकी जो सबसे सारी जो गैसें होती हैं, यानी जो इसमें से जो फूटता है लावा धरती से ऊपर की तरफ, तो उसमें जो होते हैं जो विस्फोटक ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होती हैं, और इसमें शक्तिशाली गैस की वजह से ये बाहर की तरफ निकलते हैं। यानी इतनी पावर होती, शक्तिशाली गैसें होती हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, ये बाहर की तरफ निकलती हैं। इससे क्या हानि होता है कि जहाँ पर बस्तियाँ होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये साल साल भर कहीं कहीं निकलते रहते हैं। पशु मर जाते हैं, रेल, सड़क, हवाई अड्डा, ये सब क्या होते हैं, बांध सारे नष्ट हो जाते हैं। कृषि के फार्म, चारागाह जो है नष्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं किसकी वजह से, जंगल जो होता है पूरा पूरा जंगल ही नष्ट हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ज्वालामुखी की वजह से। सबसे पहले जो है मतलब 1980 में जो अमेरिका में हुआ था ज्वालामुखी का उद्गार अति विस्फोटक और प्रचंड था। याद रखना, 1980 में अमेरिका में ज्वालामुखी जो फूटा था वो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी था। तो ये चीज़ें हो गई। अब आता है हमारा सुनामी। सुनामी क्या है, सुनामी जो है आंतरिक ये जो है जापानी भाषा का शब्द है। क्या है सुनामी, ये एक जापानी भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ क्या होता है कि समुद्र में उठने वाली, क्या है, समुद्र में उठने वाली ऊंची तीव्र गति होती है इसकी, जो सुनामी लहराती है। ये जापानी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है समुद्र में उठने वाली ऊंची तीव्र गति से जो लहरें होती हैं, इसी को ही सुनामी कहते हैं। इनकी जो स्पीड होती है 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये लहर इसमें उठती है। तो ये याद रखना। और देखिए 26 दिसंबर 2004 को, 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण पूर्व एशिया में ये जो है सुनामी लहर आई थी, जिससे काफ़ी जो है इसका नुकसान उठाना पड़ा। इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, सबसे ज़्यादा जो लोग मरे हुए हैं तमिलनाडु में, यानी दक्षिण पूर्व जो थे तट पे, उनको इसकी ज़्यादा हानि हुई थी। और ये हिंद महासागर में ये सुनामी लहर आई थी। अब आता है हमारा देखिए चक्रवात। अब ये जो चक्रवात होता है, और यही जो चक्रवात जिसको समुद्री तूफान के नाम से जानते हैं, ये जो चक्रवात होता है ये स्थल रूप में भी होता है और समुद्र में, यानी स्थल में भी चक्रवात आते हैं और समुद्र में भी चक्रवात आते हैं। लेकिन जो समुद्र में चक्रवात आते हैं ये ज़्यादा कह सकते हैं विनाशकारी होते हैं, और ये ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। और ये जो है, जो यहाँ पर इसके जो नाम है अलग अलग दिए हैं। जैसे भारत और बांग्लादेश में इसका नाम क्या होता है, चक्रवात है। भारत और बांग्लादेश में इसकी जो लहर आती है तूफान की, समुद्री जो तूफान चक्रवात आते हैं, इसको चक्रवात के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ साथ जो और जगह पर आते हैं, कहने का मतलब है कि जो चीन, जापान, यहाँ पर देखिए जो हरिकेन है ये अमेरिका में इसको जानते हैं, चक्रवात को हरिकेन, अमेरिका में हरिकेन नाम से जाना जाता है इसको। और जापान में और फिलीपींस में, जापान और फिलीपींस में टाइफून के नाम से जानते हैं। जापान और फिलीपींस में टाइफून के नाम से जाने जाते हैं। और एक आपका जो है ये आपके हो गए, और एक ऑस्ट्रेलिया में विली विली होता है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली जो है चक्रवात को जाना जाता है, चक्रवात को। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। और यहाँ पर जो 12 दिसंबर 2014 को, क्या है, 12 दिसंबर यहाँ पर 2014 को जो है यहाँ पर हुदहुद, क्या है, एक आया था जिसका नाम था हुदहुद। क्या नाम था, हुदहुद आया था चक्रवात। और ये जो हुदहुद है ये जो आंध्र प्रदेश में आया था, क्या है, ये आंध्र प्रदेश में आया था हुदहुद। ये विशाखापट्टनम में उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में ये चक्रवाती तूफान टकराया था। कब, 12 दिसंबर 2014 को हुदहुद, याद रखना, ये आंध्र प्रदेश में आया था। तो ये चीजें देखिए, ये हो गया आपका चक्रवात। अब नेक्स्ट हमारा आता है, अब इसमें भूस्खलन क्या होता है। भूस्खलन क्या होता है, जो ऊंचे ऊंचे स्थान है, क्या है, जो ऊंचे ऊंचे स्थान से मिट्टी, चट्टान, वनस्पति क्या होते हैं, नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं। ऊंचे ऊंचे स्थानों पर
ये जो मिट्टी होती है, चट्टान होती है, वनस्पति होते हैं, ये नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को भूस्खलन नाम से, इसी को हम भूस्खलन कहते हैं। और ये जब जो होता है भूस्खलन कब आता है? जब भूकंप आता है तो हमारी जो धरातल होती है, जो धरती होती है, वो हिल जाती है और जिससे जो चट्टानें होती हैं उसमें दरारें पड़ जाती हैं और वो चट्टानें टूटकर नीचे की तरफ खिसक जाती हैं। ये होता है हमारा भूस्खलन। तो मैंने आपको जो मेन चीजें थी आपको यहाँ पर बता दिया। और याद रखना, आकाशीय बिजली को उपल वृष्टि भी कहते हैं। तो देखिए ये सब चीज और आप जानते भी हैं। अब हमारा आता है मानव जनित। क्या है? मानव जनित। तो आपको याद हो गया होगा, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, शीतलहर, सुनामी, समुद्री तूफान, आकाशीय बिजली का गिरना, बादलों का फटना, ये सब किस में आते हैं? ये सारी चीजें प्राकृतिक आपदा में आती हैं। अब हमारा आता है मानव जनित। मानव जनित यानी जो मानव के द्वारा क्रियाएं की जाती हैं उसकी वजह से जो उत्पन्न होता है आपदा, उसी को मानव जनित आपदा कहते हैं। ये जो आपदा होती है, देखिए जो अमेरिका के द्वारा परमाणु बम जापान में गिराया गया था 1945 में विश्व युद्ध के समय, उस समय जो परमाणु बम गिराया था, आज भी इसका असर देखने को मिलता है। आज भी वहाँ लोग अपंग पैदा होते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान पर। तो ये चीजें हो गई। दूसरा है गैसीय रिसाव। भारत के मध्य प्रदेश में भोपाल मतलब मध्य प्रदेश में यानी भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य में 1984 में गैसीय रिसाव के कारण एक फैक्ट्री में और काफी ज्यादा इससे नुकसान हुआ था गैसीय रिसाव के कारण। तो भी क्या है, यहाँ पर ये मानव जनित आपदा है। तीसरा है नाभिकीय दुर्घटना, यानी परमाणु संयंत्र स्थानों पर नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। कहाँ पर? यूक्रेन में। कब? 1986 में। तो ये जो घटनाएं घटी हैं ये सब किसके द्वारा है? मानव जनित होती हैं। अब इसमें देखिए एड्स भी क्या है? एड्स जिसका फुल फॉर्म होता है ये एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसमें दिया गया है। और इसमें आप जाने रहिए इसके बारे में, यहाँ पर थोड़ा ऐड था इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ये क्या है? एड्स यानी ए से क्या होता है? एक्वायर्ड, आई से होता है इम्यूनो, और डी से होता है डिफिशियंसी, और यस से होता है सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसमें देखिए एड्स माने अर्जित किया हुआ, आई माने रोगों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी, डी माने डिफिशियंसी यानी कमी, और यस माने सिंड्रोम यानी लक्षणों का समूह होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एड्स कहते हैं। एड्स लाइलाज बीमारी है और इसका बचाव ही इलाज है। ये दूषित ब्लड के कारण, दूसरी सिरिंज के कारण ये होते हैं, असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होते हैं। अब इसमें आता है इबोला। इबोला क्या है? इबोला एक विषाणु से होने वाला रोग होता है। और जो इबोला नाम इसका पड़ा है, ये कांगो में एक इबोला नामक स्थान, इबोला एक नदी है, उसी के किनारे जो रहने वाले लोग हैं वहां पर ये रोग देखा गया था और उसी से इसका नाम, इस रोग का नाम इबोला पड़ गया है। और इसी को त्वचा, इसमें जो रोग होता है ये, इसमें तो मतलब बुखार होता है, इसमें त्वचा गलने लगती है और नसों से खून बाहर आने लगता है। नस यानी हमारी जो आंतरिक रक्त स्राव शुरू हो जाता है, इसमें नसों से खून बाहर आने लगता है। और इसके जो संक्रमण के क्षेत्र हैं ये बंदर हैं, चमगादड़ हैं, सुअर हैं, ये इसके फैलने के कारण है। जैसे ये चीजें क्या होगी, ये हमारे मानव जनित यानी मानव के कारण इस तरह से रोग फैल रहे हैं। तो देखिए आपका है, अब जैसे आपका कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस ये भी क्या है? मानव जनित आपदा है, मानव के द्वारा किया गया एक्टिविटी के द्वारा ऐसा हो रहा है। तो ये चीजें हो गई आपका। अब हमारा आता है आपदा प्रबंधन कैसे किया जाए, कि जिससे इस पे कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन लाने से कुछ हद तक जो ये प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं इस पे रोक लगाया जाए, मानव जनित भी में भी कुछ नियंत्रण रखा जाए जिससे इस पे कमी लाई जाए। अब देखिए यहाँ पर है एक महत्वपूर्ण टॉपिक, यहाँ पर है DMB। DMB मतलब डिसास्टर मैनेजमेंट बिल। क्या है? डिसास्टर मैनेजमेंट बिल। ये 2005 में लाया गया। कब? 2005 में लाया गया। क्या? डिसास्टर मैनेजमेंट बिल, जिससे आपदा प्रबंधन पर काबू पाया जा सके, नियंत्रण किया जा सके कुछ हद तक, और समय समय पर यदि हो रहा हो तो उससे पहले लोगों को अलर्ट कर दिया जाए, उनको जागरूक कर दिया जाए और उनके लिए व्यवस्था कर दी जाए। तो इसके लिए ये बिल लाया गया और इसका नाम जो रखा गया, जो अथॉरिटी अधिकार के रूप में आया,
इसका याद कर लीजिएगा फुल फॉर्म NDMA यानी नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब ये क्या काम करता है, ये कोई आपदा आने वाली होती है तो प्राकृतिक आपदा आने वाली है तो उसके लिए लोगों को जागरूक करने का काम, और उसके पहले आने से पहले उसकी तैयारी कैसे की जाए, कैसे बचाया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, तो और उसके लिए जो आपदा आने वाली है तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना। ये उसके बाद पुनर्वास का मतलब कि वो लोग जो ग्रसित हुए होंगे उस आपदा से उन पे क्या करना, उनको पुनर्वास की व्यवस्था करना, इससे उनको सही स्थान पर लाया जा सके। ये सारे काम करने का काम NDMA करता है यानी नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करता है। अब देखिए जो NDRF है ये भी जो है नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स, हमने पूरा नहीं लिखा है, नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स, इसके भी जो है काम करता है प्राकृतिक आपदा के लिए, यानी आपदा प्रबंधन में ये अहम रोल अदा करता है। सबसे पहले टीम लगभग ये पहुंच जाती है और काफी अच्छे से, काफी एक्टिव से ये काम करने में काम करती है। तो देखिए यहाँ पर जो संस्थागत संरचना पे यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले केंद्र स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर तीनों पर होता है। इसका नाम भी थोड़ा चेंज हो जाता है। देखिए NDMA यानी नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दूसरा है SDMA यानी स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और DDM यानी डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी जो मैनेजमेंट अथॉरिटी सब में रहेगा, खाली वो नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ये यही शब्द चेंज होंगे इसमें। और देखिए केंद्र स्तर पर होता है, ये राज्य स्तर पर होता है और ये जिला स्तर पर होता है। जो केंद्र स्तर होता है उसका जो हेड होता है, जो उसको संभालने वाला, जिसके हाथ में पावर होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, और राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, और जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी होते हैं। तो ये चीजें हो गई कैसे ये काम करता है। अब आता है आपदा प्रबंधन की कैसी कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें क्या है, ये आपदा से पहले की अवस्था है। क्या है, आपदा से पहले की अवस्था, यानी आपदा आने वाली है, इसके लिए क्या करना, लोगों को जागरूक करना, वहां से अलर्ट कर देना लोगों को, वहां से लोग वहां से चले जाएं और अपने वहां पे जो काम कर रहे हैं उस काम को रोक दें, और इसके लिए क्या तैयारी करना है, कैसे कैसे क्या करना है, कहाँ पे करना है, कितनी टीम वहां पे जाएगी, सारी चीजों की तैयारी करना, ये पहले स्टेज में होता है। और जब आपदा के समय हो रहा है वहां पर राहत, वहां पर कैसे उन लोगों को दूसरे स्थान पर ले जाना है, कोई फंसे हैं और कोई गाड़ी फंसी, यानी कोई हर तरीके से जब आपदा आई है उस समय की व्यवस्था होती है ये। तीसरा है आपदा के बाद, यानी जो आपदा के बाद जो जान माल की हुई है उसको सही से मतलब की व्यवस्था करना, लोगों को स्थान पर पहुंचाना, उनके लिए हॉस्पिटल या उनको खाना, हर चीज की व्यवस्था करना, ये हमारा आपदा के बाद। तो 3 अवस्थाएं होती हैं, आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद। तो ये चीजें मैंने आपको डिटेल कर दिया। छोटा टॉपिक था लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये हमारे वीडियो और फिर नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर के आऊंगी जो आपके छूटे हुए हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।